विदाउट टेंस नॉलेज यू विल नेवर अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड ग्रामर। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम देने जा रहे हैं या यूपी बोर्ड की एग्जाम देने जा रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर कहीं पे इसकी इंपॉर्टेंट होती है। और चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है टेंस। क्या आप जानते हैं कि टेंस के कितने प्रकार के होते हैं और हर टेंस के कितने पार्ट होते हैं? सारा ही इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और सीखिए टेंस। ओके, लेट्स स्टार्ट टेंस। स्टूडेंट टेंस जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। पहला टेंस जो होता है जिसका नाम है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, यानी कि जो अभी वर्तमान में चल रहा है वो सारी बातें इसके अंदर आती हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, यानी कि अभी जो हो रही हैं वो ही सारी बातें इसमें आती हैं। और इनके लास्ट में है, हूँ, हो जरूर लगा होता है, वही कहलाते हैं हमारे प्रेजेंट टेंस। इसी तरह से दूसरा जो है वो है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल, और इसमें क्या होती है, जो काम हो चुके होते हैं वो सारे पास्ट टेंस के अंदर आते हैं। और थर्ड होता है हमारा जिसका नाम है फ्यूचर टेंस। थर्ड जो है इसका नाम है फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस में जो होता है आने वाले कल की बातें होती हैं, यानी कि भविष्य की बातें होती हैं जो अभी तक हुई नहीं होती हैं, वो फ्यूचर में आती हैं। तो तीन तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? अब इसके बाद बात करते हैं कि हर टेंस के आखिर कितने कितने। Student, each tense has a four kind. First kind is indefinite and it is also called simple. And second is continuous and it is called progressive tense. And third is perfect. And fourth is perfect continuous. फोर्थ इज परफेक्ट कंटीन्यूअस। यानी कि तीन टेंस होते हैं और हर टेंस के चार चार पार्ट होते हैं। इंडेफिनिट इसी को सिंपल कहते हैं, कंटीन्यूअस इसी को प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं, एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। इन दिस वीडियो वी आर कंप्लीटेड ऑल थ्री टेंस इंडेफिनिट पार्ट। तीनों ही टेंस के इंडेफिनिट पार्ट को आज हम इस वीडियो में खत्म करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए अगले वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पहला टेंस पास्ट और इसका पार्ट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस। He go to Agra yesterday। क्या आप जानते हैं कि सेंटेंस सही है या गलत है? दिया हुआ टेंस जो है ये सही है या गलत है? क्या आगे इसमें मिस्टेक हो सकती है? सीबीएसई बोर्ड में इसी तरह से पूछते हैं कि दिए हुए सेंटेंस में क्या मिस्टेक है, आप उसको अंडरलाइन करके दिखाएं और इसके साथ में उसको रिप्लेस करके दिखाएं, उसका करेक्शंस करके दिखाएं कि आखिर सही क्या होगा। तो आप इसको देख के बता सकते हैं कि आखिर क्या इसमें मिस्टेक है। यस, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, इसको रिकॉग्नाइजेशन क्या होती है, तब तक आप इसको नहीं बता सकते। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक जो है, हमेशा आप याद रखिएगा कि यस्टरडे एक पास्ट का पार्ट है और यस्टरडे के साथ में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, बट हियर इज वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सो द मिस्टेक, द एरर इज गो। अंडरस्टैंड? इसका क्वेश्चंस क्या होगा, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी जिसका नाम होगा वेंट। He went to Agra yesterday। यही है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का? इसमें आता है सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। ये हमारा असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अगर हम असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसके अंदर सब्जेक्ट के साथ में वी ऑलवेज यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। Understand? The example of the tense is he completed
हिज वर्क। तो यहाँ पे देखिए सेकंड फॉर्म आ गई, यही है पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। ओके, नेक्स्ट अगर देखें हम लोग आई वेंट टू स्कूल, वेंट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ गो, तो ये सेकंड फॉर्म आ गई, इसलिए इसको कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर इसकी नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में हमेशा आप याद रखिएगा सब्जेक्ट एंड आफ्टर सब्जेक्ट वी यूज डिड नॉट, एंड we did not always use first form of the verb and after the verb we write object। तो ये जो है ये हमारा नेगेटिव पार्ट होगा इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव पार्ट होगा जिसमें हम डिड नॉट के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अगर वहां पे भी अगर हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारा ये एरर हो जाएगा और इसे हमें क्वेश्चंस करना होगा। अब एरर की बात करें तो कैसे होगा, राम did not played a match yesterday। ठीक है, तो अभी हमने बताया yesterday के साथ में सेकंड फॉर्म आती है, हाँ डेफिनेटली आती है, लेकिन टेंस यहाँ पे नेगेटिव हो गया है, तो नेगेटिव की यहाँ पे डिड जो हो गया आने की वजह से ये यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, तो ये ही एरर है, इसको ही आपको फाइंड करना पड़ेगा सीबीएसई एग्जामिनेशंस में। और यूपी बोर्ड में बस आपको फाइंड करके बताना है कि विच टेंस गिवन इन द सेंटेंस, यानी कि कौन सा टेंस दिया गया है, बस उसमें भी एमसीक्यू होंगे, आप आसान से पहचान के बता सकते हैं। तो यहाँ पे एरर क्या है, प्लेड एरर है, और सही क्या होगा, प्ले, ये सही होगा। राम डिड नॉट प्ले अ मैच यस्टरडे, ठीक है, यानी कि डिड नॉट के साथ में फर्स्ट फॉर्म आएगी, और डिड नॉट नहीं होगा यानी कि असर्टिव सेंटेंस होगा, सॉरी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, असर्टिव नहीं अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो सेकंड फॉर्म आएगी, और नेगेटिव टेंस होगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। अंडरस्टैंड। और इसका थर्ड पार्ट कि अगर इसके अंदर की अगर इंटरोगेटिव की बात करें तो इंटरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाता है। यानी कि आप याद रखेंगे कि इंटरोगेटिव टेंस में भी क्या होगा, डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, और नेगेटिव में भी डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, एंड अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो यही हमारा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। अगर आप ये याद कर लेंगे तो आपका एरर नहीं होगा, आसान से आप फाइंड कर सकेंगे। यस, अब प्रेजेंट और इसका पार्ट है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट इसी को कहते हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो स्टूडेंट यहां पे क्या होता है, अगर हम लोग इसको करें जैसे आई रीड्स अ बुक, तो आप जानते हैं कि आखिर इस टेंस के अंदर क्या एरर है, आप फाइंड कर सकते हैं जी। तो इसके अंदर एरर क्या है, इसके अंदर एरर है रीड्स। यहां पे कभी भी आप याद रखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में एस नहीं आता है, बल्कि फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं आता है। तो यहां पे जो एरर है वो ये है। तो स्टूडेंट इसका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस या ईएस लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और एस या ईएस जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के लगता है, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार एस या ईएस लगेगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही शी इट या फिर कोई नेम, अगर ये होगा तो वर्ब में एस या एस लगाएंगे। अदरवाइज अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट में आई वी दे यू एंड नेम्स आते हैं। अगर नेम्स होंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को एज इट इज लिख देंगे, जैसा होगा वैसे लिख देंगे, उसमें एस या एस लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हिंदी में कैसे पहचानते हैं, इनके लास्ट में ता है, ती है, ते हो आदि बातें आती हैं। अंडरस्टैंड।
तो अब यहाँ पे आपको फाइंड करना पड़ेगी कि एरर क्या होगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि आई के साथ में एस लगा है, ये एरर है। अब यहाँ पे आई के साथ में हमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है, अगर एस लगा देंगे तो वो क्या हो गया, वो हमारा एरर हो गया। अंडरस्टैंड। दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। ही रीड्स हिज बुक। तो यहां पे तो सही है क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस लगता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम लोग राम कॉल्स मी, तो यहां पे भी सही है क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो एस लगेगा, डेफिनेटली लगेगा, बिल्कुल ठीक है। अगर नेक्स्ट देखते हैं, यू टीचर्स मी। अब देखिए यू जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमने ईएस लगा दिया, ये गलत हो गया, ये एरर हो गया। अब इसको ही हमें करेक्शंस करना पड़ेगा कि आखिर इसमें मिस्टेक क्या की है। तो यू के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो करेक्शन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ईएस को हटाना पड़ेगा, यू टीच मी होना चाहिए। तो ये है हमारे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी को कहते हैं सिंपल प्रेजेंट, और इसमें सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंपरेटिव, चाहे असर्टिव हो, सॉरी चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्या आ जाता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आखिर कैसे पहचानेंगे कि नेगेटिव मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव या इंट्रोगेटिव। तो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में दोनों में ही डू या डस लगा होगा, डू या डस लगा होगा। नेगेटिव में तो डू या डस के साथ में नॉट लगा होगा, और इंट्रोगेटिव में शुरुआत में ही डू या डस, सब्जेक्ट से पहले ही डू या डस अगर लगा हो तो आप समझ जाएंगे कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे राधा डस नॉट टीच मी। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव सेंटेंस में डस में ईएस लग जाता है, इसलिए वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे एस या एस नहीं लगा क्योंकि राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है। अकॉर्डिंग टू लॉ कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस या ईएस लगना चाहिए, बट नेगेटिव सेंटेंस में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, राधा डस नॉट टीच मी होगा। ठीक है, तो डस नॉट आने का मतलब हो गया कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। इसी तरह से अगर हम लोग ये करें, व्हाट डू यू नो अबाउट मी, तो यहां पे देखिए डू जो है सब्जेक्ट से पहले आ गया, इसलिए ये टेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डस आता है, ये आप ध्यान रखिएगा, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। स्टूडेंट, अब थर्ड टाइप का पहले टाइप की बात करते हैं, जिसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसको हिंदी में क्या होगा, इसमें गा, गी, ये गे लगा होगा। ठीक है, इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में इसमें सबसे पहले क्या लिखा होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ में विल या शैल होगा, और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट लिखा होगा। तो जहां पे भी सब्जेक्ट, विल या शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट मिल जाए, आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे कौन सा टेंस है, यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है। ओके स्टूडेंट, अब हमारा थर्ड टेंस का पहला पार्ट है, जिसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसको हिंदी में पहचानने के लिए आपको क्या लिखना होगा, उसमें गा, गी या गे लिखा होगा। और इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर जो होता है, यानी कि जहां पे भी आपको सब्जेक्ट के साथ में विल या शैल और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख जाए, वो टेंस कौन सा होगा, वो टेंस होगा फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस होगा। ओके स्टूडेंट, आप ये भी याद रखिएगा कि आई और वी के साथ में शैल का इस्तेमाल किया जाता है, और अदर सब्जेक्ट के साथ में विल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे
राम विल गो आगरा। एंड नेक्स्ट अगर देखें हम लोग, आई शैल कुक फूड। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए आई के साथ में शैल को हमने इस्तेमाल करा और राम के साथ में विल को इस्तेमाल करा। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि अगर हम राम के साथ में शैल इस्तेमाल कर लें तो वो गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा, बस उसका जो सेंस है वो बदल जाएगा। अभी यहाँ पे राम विल गो आगरा यानी कि राम आगरा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हम विल को हटा के शैल कर दें तो इसका मतलब हो जाएगा कि राम आगरा अवश्य जाएगा। पहले का मतलब हुआ राम आगरा जाएगा, और हो भी सकता है कि ना जाए, लेकिन जब शैल लग गया तो इसका मतलब हो गया कि जरूर ही जाएगा, अवश्य जाएगा, ठीक है। उसको एम्फेस करा जाने का, उस पर दबाव है कि उसे जाना है। तो राम शैल गो आगरा यानी कि राम आगरा जरूर जाएगा या अवश्य जाएगा। इसी तरह से अगर हम आई शैल कुक फूड का मतलब हुआ कि मैं खाना पकाऊंगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम आई विल कुक फूड कर दें तो इसका मतलब हो गया मैं खाना जरूर पकाऊंगा। तो गलत नहीं होगा, बस सेंस बदल जाएगा। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि सब्जेक्ट के साथ में अगर विल या शैल और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए तो वो होगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रखते हैं इतने। इस वीडियो में हमने पहले टेंस का पहला पार्ट खत्म कर दिया। पहले टेंस का, दूसरे टेंस का और तीसरे टेंस का पहला पार्ट सबका खत्म कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर कंटीन्यूअस। और इस वीडियो में रखते हैं इतने। देखने के लिए थैंक यू।